नमस्ते बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर पर सेफ हैं एंड आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट आने वाला है एंड मुझे पूरी उम्मीद है दिसंबर अटेम्प्ट होगा। एग्जाम आपके कैंसिल नहीं होगी, बिल्कुल अटेम्प्ट होगा ही। तो दोनों ग्रुप की आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये केवल आपको दिसंबर 20 वाली एग्जाम के अंदर जो कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स आए हैं वो बताने के लिए बनाया है। कंपनी लॉ में जो अमेंडमेंट्स आए हैं दिसंबर 20 एग्जाम के लिए, इसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने आईसीएसआई ने सप्लीमेंट भी इशू किए हैं। तो यहां जो मैं अमेंडमेंट आपको बता रहा हूं वो उस सप्लीमेंट तक लिमिटेड है। तो उस सप्लीमेंट के अंदर जो सप्लीमेंट इशू किया है 30-40 पेज का इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आपको दिए गए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसमें से कुछ फॉर्म्स वगैरह के बारे में भी बताया है जिसको पढ़ना मुझे लगता नहीं कि जरूरी है, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। तो वो जो सप्लीमेंट इशू किया है आईसीएसआई ने, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिल्कुल आपको याद रखनी चाहिए और एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपसे यहां डिस्कस कर रहा हूं। इतना उस सप्लीमेंट में से आप याद कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा उस सप्लीमेंट में से आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले जो चेंज इन्होंने बताया है वो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में बताया है ना। अब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, अब यहां जो स्ट्रेस किया गया है वो कौन से वर्ड पर है, नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल। अब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने एबीसी लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर किए, है ना। एबीसी लिमिटेड ने वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स भी इशू कर रखे हैं और डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स भी इशू कर रखे हैं। कंपनीज को अलाउ किया गया है कि वो डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। तो एबीसी लिमिटेड ने केवल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम क्या ले लेते, पेड अप कैपिटल ले लेते। बट यहां डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स भी इशू किए हैं। अब अगर हम केवल पेड अप कैपिटल की बात करें और डिफरेंशियल राइट्स वाले विदाउट वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स अगर गवर्नमेंट खरीद लेती है तो क्या उसे ऑनरशिप मिलेगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए यह बोला है, क्या बोला है कि अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए हैं, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई कंपनी है जिसने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए हैं, तो उस कंपनी की रिलेशनशिप में पेड अप शेयर कैपिटल के बदले कौन सा वर्ड पड़ा जाएगा, टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है जिसने डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इशू किए हैं, तो अगर डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इशू किए हैं तो वहां पेड अप शेयर कैपिटल के बजाय गवर्नमेंट किस पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, टोटल वोटिंग पावर पर। क्योंकि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स के पास वोटिंग राइट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उन्हें खरीदने से हमें कोई मतलब नहीं बनता है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पर होना चाहिए, वोटिंग पावर पर। तो 51% फिर किसका माना जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल का नहीं, वोटिंग पावर का। पहला अमेंडमेंट समझ में आया, फटाफट से कंक्लूड करना। तो क्या बोला है, बोले गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन सेम है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में चेंज नहीं किया है, केवल एक्सप्लेनेशन के अंदर एक वर्ड जोड़ा है। बोले क्या वर्ड जोड़ दिया है कि बोले अगर किसी कंपनी ने डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर इशू किए हैं तो ऐसी सिचुएशन में जब हम उस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं तो नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल के बजाय हम नॉट लेस देन 51% टोटल वोटिंग पावर एक्वायर करेंगे। और अगर उस कंपनी के नॉट लेस देन 51% टोटल वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ये आपका पहला अमेंडमेंट है। तो इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली केवल क्या जोड़ा गया है, एक्सप्लेनेशन। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया है, डेफिनेशन वैसी ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंज आया है वो चेंज आया है कंपनी शेयर कैपिटल डिबेंचर रूल्स में, जो आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया था,
है ना। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया था, तो वहां एक चेंज पहले आया था। क्या चेंज आया था कि जो स्टार्टअप कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी चाहे तो नॉट एक्सीडिंग 50% तक क्या इशू कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है इनकॉर्पोरेशन से 5 साल तक। ये पहले का प्रोविजन था, बट अब उस 5 साल को चेंज करके केवल क्या किया है, 10 साल। क्या मतलब, बोले स्टार्टअप कंपनी है ना, स्टार्टअप कंपनी है ना, वो क्या इशू करना चाहती है, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है ना, तो उसकी लिमिट कितनी रहेगी, तो बोले वो 50%, मैक्सिमम 50% तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 50% तक वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। एंड कब तक इशू कर सकती है, तो बोले इनकॉर्पोरेशन के 10 साल तक, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के कब तक, 10 साल तक। पहले ये पॉइंट 10 की जगह कितना होता था, 5 साल होता था, तो केवल इस 10 साल की जगह कितना याद करना है, सॉरी इस 5 साल की जगह आपको कितना याद रखना है, 10 साल। ठीक है। स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन वही है जैसा हमने पढ़ा था कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, डीआईपीपी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टार्टअप कंपनी डिफाइन की गई है, वो अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं तो वो स्वेट इक्विटी शेयर नॉट एक्सीडिंग 50% तक कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, बोले इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन के 5 साल तक पहले था, बट अब उस 5 को चेंज करके कितना कर दिया, 10। सिंपल। नेक्स्ट चेंज जो है ये वैसे तो इग्नोरेबल है एग्जाम पर्पज से, अदरवाइज तो ध्यान रखने का है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें ज्यादा आप इन्वॉल्व मत होना, है ना, इसमें ज्यादा उलझने की आप कोशिश मत करना, आप केवल इतना ध्यान रखो क्या कि जैसे हमने पढ़ा था कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के पर्पस से, डिबेंचर्स को रिडीम करने के पर्पस से हमें लिक्विड असेट्स मेंटेन करना पड़ती है। लिक्विड असेट्स मेंटेन करने के पर्पस से 15%, कम से कम 15% हमें क्या करना पड़ता था, लिक्विड असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता था या डिपॉजिट करना पड़ता था। ठीक है। जो भी कंपनी डिबेंचर इशू करती थी तो डिबेंचर के रिडम्पशन के पर्पस से हमने पढ़ा था कि हर साल 30 अप्रैल तक क्या 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसका 15% तक का अमाउंट हमें कहां जमा करना पड़ता था, लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट या डिपॉजिट करना पड़ता था। वो अभी भी करना है। लेकिन अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स हैं, अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स हैं, किसके द्वारा, लिस्टेड एनबीएफसी के द्वारा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा या अदर लिस्टेड कंपनीज के द्वारा, तो ऐसी सिचुएशन में ये 15% लिक्विड एसेट्स में जमा करने का प्रोविजंस एग्जम्प्ट कर दिया है। हर कंपनी को नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं किया गया है या ये एग्जम्प्ट कर दिया गया है अगर डिबेंचर प्राइवेटली प्लेस्ड है। तो प्राइवेटली प्लेस्ड मतलब डिबेंचर का पब्लिक इशू नहीं आया है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू हमने डिबेंचर इशू किए। हम कौन है, लिस्टेड एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या अदर लिस्टेड कंपनीज हैं। तो ये कैटेगरी की कंपनी अगर क्या कर रही है, डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू कर रही है, डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू कर रही है, तो वो जो लिक्विड असेट्स मेंटेन करना था 15% काहे के अंदर इन्वेस्ट करना था, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर, बाकी सारी चीजें तो वैसा का वैसा है। बट हां, अगर ये प्राइवेटली प्लेस हैं तो इनके लिए आपको ये मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इन डिबेंचर वाले में ज्यादा उलझना मत, ठीक है। चले नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सीएसआर के पर्पस से कुछ और एक्टिविटीज रिकॉग्नाइज की गई हैं। सीएसआर के पर्पस से हमने बोला था कि जो शेड्यूल 7 दिया है, शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटीज बताई गई हैं उन्हीं एक्टिविटीज के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट उस शेड्यूल 7 के अंदर कुछ और एक्टिविटीज को ऐड किया गया है एंड बोल दिया गया है अगर कंपनी इन पर्पस से भी खर्चा करती है तो वो सीएसआर के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अमेंडमेंट के पहले ये 3 पॉइंट सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूडेड नहीं थे, मतलब शेड्यूल 7 के अंदर नहीं थे। ठीक, एक तो कोरोना के कारण ही जोड़ा गया है ना। तो ये पूछे जाने के मेरे हिसाब से पूरे चांसेस हैं, इसलिए इसे ध्यान से समझ ले, ध्यान से, सिंपल है वो समझने का, केवल आपको याद ही करना है। बोल दिया है क्या, कोविड के पर्पस से आप हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स करो, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चे करो। कोरोना वायरस के पर्पस से अगर आप प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर एक्टिविटी चला रहे हो, उसमें आपने खर्चा किया, वो सीएसआर के लिए एलिजिबल है।
फिर सैनिटाइजेशन के लिए, साफ सफाई करने के लिए आपने किया है, या इसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज से, कोविड के पर्पज से अगर आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस कर रहे हो। हमें मालूम है कि कुछ कैटेगरी की जो कंपनीज होती हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर करना ही है। तो उस कैटेगरी की कंपनीज अगर इन एक्टिविटीज के अंदर सीएसआर एक्सपेंडिचर करती हैं तो वो एलिजिबल माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर दूसरा जोड़ा गया है प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड। ठीक है, क्या जोड़ा गया है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड जोड़ा गया है एंड बोल दिया है कि अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन 28 मार्च 2020 के बाद, कोई भी कंट्रीब्यूशन 28 मार्च 2020 के बाद प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंदर किया जाता है तो वो भी क्वालिफाइड एक्सपेंडिचर माना जाएगा सीएसआर के पर्पज से। बट कौन सी डेट के बाद, 28 मार्च 2020 के बाद। ये चीज आई समझ में आपको, है ना। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड जो है वो इमरजेंसी के पर्पज से, डिस्ट्रेस सिचुएशन जो है, ये इमरजेंसी बेसिकली, अभी इमरजेंसी तो एक ही चल रही है, कौन सी, कोरोना को लेकर, तो ये उसी के पर्पज से खर्चा करने के लिए कि भाई हाँ कोरोना के कारण लाखों लोगों का एम्प्लॉयमेंट छिट गया, दूसरी चीजें हैं, हमें अननेसेसरी बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के पर्पज से प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंदर एक पर्सन कंट्रीब्यूट कर सकता है एंड प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंदर अगर उसने कंट्रीब्यूट किया है तो वो माना जाएगा कि उसने अपने सीएसआर एक्सपेंडिचर किए हैं जो कि जरूरी होते हैं। लास्ट इसके अंदर दिया है आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, इनके वेटरन्स जो हैं, इनके डिपेंडेंट्स जो हैं, विडोज जो हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए कोई भी मेजर्स आप लें। वापस से सबसे पहले बोला है सीएपीएफ, सीपीएमएफ, इनके मेंबर्स के बेनिफिट के लिए कोई भी मेजरमेंट, कोई भी मेजर लें, कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी इनके बेनिफिट्स के लिए अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वो खर्चा जो है वो सीएसआर के पर्पज से क्वालिफाइड माना जाएगा, है ना। तो इसमें सीएपीएफ, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, इनके वेटरन्स जो है मतलब एक्स आर्मी मेंबर्स जो हैं, इनके डिपेंडेंट्स जो हैं, इनकी विडोज जो हैं, उनके बेनिफिट के लिए जो भी मेजर्स आप लेना चाहते हैं उस पर्पज से आपका खर्चा सीएसआर एक्टिविटी को क्वालिफाई करता है। तो तीन चीजें इसके अंदर आपको बता दी, एक तो कोविड मतलब हेल्थ के पर्पज से बोल दिया है, दूसरा पीएम केयर्स बोल दिया, बट पीएम केयर्स के लिए ध्यान रखना 28 मार्च 2020 के बाद ही, एंड तीसरा ये आर्मी वालों के बेनिफिट के पर्पज से अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो भी चलेगा। नेक्स्ट हमें बोला है, नेक्स्ट एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारे बहुत काम का है, ठीक है। सेक्शन 204 अगर आपको याद हो, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, तो हमने बोला था वो किस पे लगती है, लिस्टेड कंपनी पर, और किस पे लगती है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर, अगर उसकी पेड अप कैपिटल या टर्नओवर वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो तो। प्राइवेट कंपनी के ऊपर अभी तक सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल थी ही नहीं। तो ये तीसरा पॉइंट जो जोड़ा गया है ये बोलता है सबसे पहले एवरी कंपनी, ये पॉइंट बोलता है एवरी कंपनी। बेटा कंपनी के अंदर तो दोनों कंपनी आएगी, अगर वर्ड आपको दिया हुआ है कंपनी तो कंपनी के अंदर तो प्राइवेट कंपनी भी आएगी और कंपनी के अंदर तो पब्लिक कंपनी भी आएगी, दोनों आएगी। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट, पुराने पॉइंट्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, एक पॉइंट एडिशन किया गया है। ये स्पेसिफिक पॉइंट बोल दिया गया है क्या, कि कोई भी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं 100 करोड़ या उससे ज्यादा के, तो उसे भी सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ेगी। इसके पहले 204 का जो प्रोविजन था वो स्पेसिफिकली क्या बोलता था कि बोले लिस्टेड कंपनी को करना है एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करना है, प्राइवेट कंपनी तो था ही नहीं। अब जो वर्ड ऐड हुआ है इन दो पॉइंट के अलावा, ये तीसरा पॉइंट ऐड हुआ है, इन दो पॉइंट के अलावा, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अलावा ये तीसरा पॉइंट ऐड हुआ है जिसमें लिखा है एवरी कंपनी। क्योंकि वर्ड लिखा है कंपनी, अब ये नहीं बोला उन्होंने लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इट मींस ये सबके ऊपर लगेगा। तो कोई भी कंपनी हो जिसके आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 100 करोड़ या उससे ज्यादा के हैं, तो उसे भी सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट लेकर, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट लेकर कहां देना पड़ेगी, बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ेगी।
तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये तो हमारे एडवांटेज, हमारे बेनिफिट के लिए है, बहुत स्कोप बढ़ाने वाला है ये प्रैक्टिस का, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां कवर हो जाएगी इसके अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट वाले प्रोविजंस के अंदर। आपको समझ में आया ये? एंड ये भी एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, मेरे हिसाब से इसके आने के पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, इसमें से कई सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि सप्लीमेंट में दिए हुए हैं तो मैं आपको वापस से रिकॉल करवा रहा हूं। नहीं पढ़ा है अगर आप लोगों ने तो पढ़ लो, और पढ़ा है तो रिवाइज हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट आपको जो दिया गया है वो दिया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन प्रमोटर, नॉन केएमपी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, ये समझने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं। अब ये समझने से पहले कि ये कहना क्या चाहते हैं यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा, ऐसा कोई अमेंडमेंट या चेंज नहीं है यहां पर, बट एक क्लैरिफिकेशन, एक एक्सप्लेनेशन इशू किया गया है इस पॉइंट पर मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना, जो बेसिकली आपका रिलेटेड है 149 सबसेक्शन 12 से। ठीक, 149 सबसेक्शन 12 जो मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इवन हमने बोला था सबसेक्शन नंबर याद रखना, यहां 12 बचती है, सबसेक्शन 12 है। एंड हमने क्या बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो तो कंपनी के डे टू डे बिजनेस अफेयर से कनेक्टेड होते हैं, बट जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर और केएमपी को छोड़कर, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है प्रमोटर और केएमपी को छोड़कर, और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो तो केवल बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आते हैं, वो कंपनी के डे टू डे बिजनेस अफेयर से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि वो कंपनी के डे टू डे बिजनेस अफेयर से कनेक्टेड नहीं है तो डेली बेसिस पर कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नॉन कंप्लायंस हो रहा, उनका इन्हें नॉलेज ही नहीं है। मिनिमम बोर्ड मीटिंग पकड़े साल की तो 4 ही होती है, तो 4 मीटिंग के अंदर ही आ रही है, चलो 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 10 बोर्ड मीटिंग हो गई, चलो मान लो, तो बाकी 365 दिन से अगर 10 दिन ही आ रहे हैं तो बाकी 355 दिन कंपनी में क्या हो रहा है इनको नहीं मालूम। एंड ये कंपनी के रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, वो कंपनी के डे टू डे बिजनेस अफेयर से कनेक्टेड होते हैं। तो डिपार्टमेंट का ये कहना पड़ रहा है, लॉ का ये कहना पड़ रहा है कि अगर कंपनी में किसी तरह का नॉन कंप्लायंस हो तो उन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ही आप रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को नहीं। नॉन एग्जीक्यूटिव में किसको छोड़कर? प्रमोटर और केएमपी को छोड़कर। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप वाला है तो वो सारे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर केएमपी भी है तो भी वो सारे एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हमने पढ़ा था क्या कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर और केएमपी को छोड़कर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो केवल उन्हीं एक्ट या ओमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो केवल उन्हीं एक्ट या ओमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उनके नॉलेज में हुआ हो, जो उस बोर्ड प्रोसेस के अंदर हुआ हो, जिस बोर्ड मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, जो उनकी कंसेंट से हुआ हो, जो उनके कॉन्नाइवेंस से हुआ हो, जिसमें उन्हें डिलीजेंटली काम करना था बट उन्होंने काम नहीं किया। मतलब इंटेंशनली अगर वो उस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, देन ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट प्रमोटर और केएमपी को छोड़कर वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अदरवाइज हर नॉन कंप्लायंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो प्रमोटर या केएमपी वाला है वो हर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट एक लॉजिकल चीज जैसे कि इन्होंने बोली कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रमोटर और केएमपी को छोड़कर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो तो डे टू डे बिजनेस अफेयर से कनेक्टेड ही नहीं है ना यार। जब वो डे टू डे बिजनेस अफेयर से कनेक्टेड नहीं है तो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में जो नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं उनको क्यों रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो? वो उन्हीं चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उनके नॉलेज से हुई है, उस बोर्ड मीटिंग में हुई थी जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी कंसेंट से हुई है, कॉन्नाइवेंस से हुई है, या जहां उन्हें अपनी तरफ से स्पेशल केयर लेनी थी बट उन्होंने नहीं की। ये क्लेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो क्लेरिफिकेशन इशू किया है ये भी इसी बारे में है, ये भी इसी चीज पर और एम्फसाइज करता है, स्ट्रेस करता है, इसी चीज को और प्रमोट करता है। एंड डिपार्टमेंट का ये कहना पड़ रहा है आरओसी से, जब तक आप इस बात से सेटिस्फाइड ना हो कि प्रमोटर, जब तक आप इस बात से सेटिस्फाइड ना हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर और केएमपी को छोड़कर जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे किसी नॉन कंप्लायंस में, उनका
कंसेंट था, उनका नॉलेज था, बोर्ड मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस नॉन कंप्लायंस के अंदर, उन्होंने डिलीजेंटली काम नहीं किया था। तो बोले जब तक आप इन कंडीशन से सेटिस्फाइड ना हो, ध्यान दीजिएगा, जब तक आप इन कंडीशन से सेटिस्फाइड ना हो तब तक आरओसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अगेंस्ट केस स्टार्ट ना करे, तब तक आरओसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रमोटरों के एमपी को छोड़कर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनके अगेंस्ट केस स्टार्ट ना करें जब तक ये कंडीशन स्ट्रिक्टली कंप्लाई ना होती हो। यही एक्सप्लेन किया है, नया कुछ नहीं बोला है, यही एक्सप्लेन किया। बेटा मेरे हिसाब से इसके भी इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। यहां जितने में अमेंडमेंट आपको बता रहा हूं इन सबके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, ध्यान से समझ लेना इसलिए, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि नॉर्मली हम करते क्या हैं, हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन है ना, और जो कंपनी का डायरेक्टर है फिर उसके अगेंस्ट जो भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसे स्टार्ट कर दी जाती है अगर कंपनी के द्वारा प्रोविजंस का क्या किया गया है, नॉन कंप्लायंस किया गया है। तो नॉर्मली आरओसी देखता ही नहीं है, वो क्या देखता है, कंपनी के ये डायरेक्टर हैं, कंपनी के ये ऑफिसर्स हैं, जब नॉन कंप्लायंस हुआ था जो भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो सारे डायरेक्टर के अगेंस्ट स्टार्ट कर देता है। फिर बाद में डायरेक्टर को आकर प्रूव करना पड़ता, मैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं बे, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, ना मैं प्रमोटर हूं, ना केएमपी हूं, और मेरी तो कंसेंट से हुआ नहीं, तो हो सकता फिर उन्हें छोड़ दिया जाता था। बट प्राइमा फेसिया तो उन्हें भी कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ते हैं ना। तो इसी चीज के लिए एमसीए, इसी चीज के लिए आरओसी को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि जब तक आप प्राइमा फेसिया अपनी ओपिनियन ना बना लो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी इन्वॉल्व थे, तब तक आप उनके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट ही मत करो। केवल यही क्लियर करने की कोशिश की है, नया इसमें कुछ नहीं दिया। तो ऐसा नहीं कि हमने उठाकर देखा कि कंपनी का डीआईआर 12 उठा के देख लिया कि ये डायरेक्टर है और उनके अगेंस्ट सीधे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। हमने कंपनी का एनुअल रिटर्न उठा के देख लिया, एनुअल रिटर्न के अंदर मालूम पड़ गया कि ये डायरेक्टर हैं और हमने उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है भाई, वो डायरेक्टर था, उसके बाद ये देखो उनमें से जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके अगेंस्ट तो आप कर दो, बट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनके अगेंस्ट तभी करो जब आपको लगे इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो दो कैटेगरी के कर दिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर और केएमपी वाले उनके अगेंस्ट तो कर दो, बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो ना प्रमोटर वाले हैं ना केएमपी वाले उनके अगेंस्ट तभी करना जब उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखे। ये चीज क्लियर की है और बोल दिया है कि अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाओ तब तक आप उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स मत स्टार्ट करो। तो जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट किया है सभी आरओसी को इमीडिएटली जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो उस हिसाब से देखें और फर्दर भी प्रोसीडिंग्स तभी इनके अगेंस्ट स्टार्ट करें जब इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखता हो। नेक्स्ट चेंज जो आया है अगेन कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड है। ये चेंज हमारे लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। पहले ये होता था, अच्छा नया चेंज क्या है कि एवरी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो वही होल टाइम सेक्रेटरी रखेगी। जबकि पहले क्या था कि प्राइवेट कंपनी अगर पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा है 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसे क्या रखना पड़ता था, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब उस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 करोड़ कर दिया है। ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा अमेंडमेंट नहीं है, जिसे हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा आईसीएसआई के द्वारा अपोज किया जाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। पता नहीं क्या समझ के नहीं किया। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका फ्यूचर डिस्टर्ब हुआ है इससे। हालांकि सब पटरी पर आते जा रहे हैं बट प्राइमा फेसिया तो सब अफेक्ट होते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट है, दूसरी अथॉरिटी है, उनको इस चीज को प्रॉपर रिप्रेजेंट करना था बट नहीं किया। खैर हम वो चीज यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो यहां ये डिस्कस कर रहे हैं कि रूल 8A जो सेक्शन हम 203 के साथ रूल 8A पढ़ते थे जिसमें यह था कि प्राइवेट कंपनी में अगर पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो अपॉइंटमेंट करना पड़ता था। अब वो लिमिट कितनी कर दी है, 10 करोड़ कर दी है। हालांकि ये अमेंडमेंट पुराना है बट क्योंकि दिया हुआ है आपका, है ना, दिया हुआ है काय के अंदर, सप्लीमेंट के अंदर दिया है, इसलिए मैंने अलग से इसको डिस्कस कर लिया। ये जो प्रोविजन है बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जिसके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं, है ना।
अब इसमें क्या कहा है, इसमें वो जो डेटा बैंक मेंटेन करने के प्रोविजंस हमने पढ़े थे वो प्रोविजंस हटा दिए हैं और एक नए तरीके के प्रोविजंस लेकर आए हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है उसे एक ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए भी टेस्ट बता दिया है कि आप क्या करो, एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हो और पासिंग मार्क्स भी कितने रखे हैं, कम से कम 60% रखे हैं, तो एग्जाम देने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो गवर्नमेंट मानेगी कि आप आईडी बनने लायक हो, और जब गवर्नमेंट मानेगी कि आप आईडी बनने लायक हो तो गवर्नमेंट जो आईडी का डेटा बैंक मेंटेन करती थी ना, जो हमने पढ़ा था, उस डेटा बैंक के अंदर आपका नाम लिख लेगी। एंड जब आप एग्जाम पास कर लोगे तो आप लायक बन जाओगे आईडी बनने के। तो दूसरा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, अभी तक तो केवल यही था कि कंपनी सेक्रेटरी है, पढ़ी लिखी क्वालिफिकेशन थी एक्ट के अंदर कि किसी भी पोस्ट पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं थी, एग्जाम पास नहीं करना पड़ती थी, बट कंपनी सेक्रेटरी तो वही बन सकता है जो आईसीआईसीआई का मेंबर है, और आईसीआईसीआई की मेंबरशिप तो बहुत ही खतरनाक तरीके से मिलती है, हमें मालूम है। लेकिन अब आईडी बनने के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आया, ध्यान से समझे, बहुत इजी है। तो क्या बोला है, कोई भी पर्सन जो अपने आप को एलिजिबल समझता है एंड विलिंग है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होने के लिए, उसे ये काम करने हैं। कंपनी नहीं करेगी ये काम। जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, उसे लगता है वो आईडी बनने के लिए एलिजिबल है एंड वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, वो ये काम करे। बोले क्या काम करे, बोले देख, बोले कोई भी इंडिविजुअल है ना जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में, ये अमेंडमेंट आने के पहले, ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है, बोले 1 दिसंबर 2019 से इफेक्टिव है। तो जो ए वाला पॉइंट है वो उन पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, ए वाला जो पॉइंट है वो उन पर्सन्स पर एप्लीकेबल हो रहा है जो अपॉइंट हुए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी भी कंपनी में। ये अमेंडमेंट आने के पहले, ये अमेंडमेंट आया था 1 दिसंबर 2019, तो 1 दिसंबर 2019 के पहले जो व्यक्ति किसी कंपनी के आईडी बन गए हैं उनके ऊपर ए वाला पॉइंट लग रहा है। एंड जो व्यक्ति ये अमेंडमेंट आने के बाद अपॉइंट होना चाहता है उसके ऊपर बी वाला पॉइंट एप्लीकेबल होगा। पहले तो आप यही समझें, है ना। दो क्लैरिफिकेशन, दो कैटेगरीज बनाकर दे दी है। एक तो ये बोला है ये अमेंडमेंट आने की डेट ध्यान रखें, तो बोले ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ है 1 दिसंबर 19 से, ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ है 1 दिसंबर 19 से। तो बोले 1 दिसंबर 19 के पहले जो व्यक्ति आईडी बन चुके हैं उन्हें ए वाले पॉइंट के हिसाब से काम करना है, एंड 1 दिसंबर 19 के बाद जो व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहता है उसे बी वाले पॉइंट के हिसाब से काम करना है। तो बोले काम क्या करना है, तो बोले काम करने में ये बोला है कि भाई ये अमेंडमेंट आने से 13 मंथ्स के अंदर, ये अमेंडमेंट आने से कितने मंथ्स के अंदर, 13 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपना नाम इंक्लूड करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के पास, है ना। करना क्या पड़ेगा आपको, तो बोले अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। वापस से लेता हूं मैं, है ना। क्या बोला है अपन ने, जैसे मान लो शर्मा जी हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्या हैं, आईडी हैं, बहुत पहले से हैं, 1 दिसंबर के पहले से हैं। तो अब शर्मा जी के लिए क्या जरूरी है, तो बोले शर्मा जी के लिए ये जरूरी है कि वो इंस्टीट्यूट को अप्लाई करें। इंस्टीट्यूट बताया इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर, है ना। आगे हम देखेंगे। तो बोला है कि भाई जो भी व्यक्ति इस अमेंडमेंट डेट के आने के पहले किसी कंपनी का आईडी है वो क्या करे, ऑनलाइन अप्लाई करे। किसको अप्लाई करे, बोले इंस्टीट्यूट को अप्लाई करे। काहे के लिए अप्लाई करे, कि इंस्टीट्यूट उसका नाम इंक्लूड कर ले। बोले काहे में, तो बोले जो डेटा बैंक आईडी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो डेटा बैंक मेंटेन कर रहा है इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट, IICAM, जो डेटा बैंक मेंटेन कर रहा है उसमें उस व्यक्ति का नाम 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए, एज द केस में भी आगे हम देखते हैं, वो इंक्लूड कर ले। यहां तक की कहानी समझ में आई, सिंपल है। जो व्यक्ति 1 दिसंबर 2019 के पहले किसी भी कंपनी के आईडी हैं,
तो 1 दिसंबर 2019 के बाद उन्हें क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसको अप्लाई करना है, इंस्टीट्यूट को अप्लाई करना है। काहे के लिए, कि उनका नाम इंक्लूड कर लिया जाए। काहे में, डेटा बैंक के अंदर। जो कौन मेंटेन करता है, इंस्टीट्यूट। कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए इंक्लूड कर लो, या 5 साल के लिए कर लो, या लाइफ टाइम के लिए कर लो। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कितने टाइम में देनी है, तो बोले ये देनी है 13 मंथ्स में। जब स्टार्टिंग के अंदर ये रूल्स आए थे तब ये 3 महीने में एप्लीकेशन देनी थी, बट फिर कोरोना आ गया तो 3 को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 महीने कर दिए, फिर 5 को बढ़ाकर 7 महीने कर दिए, 7 को बढ़ाकर 10 महीने कर दिए। और अभी फाइनली जो प्रोविजन है आज की डेट में, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो प्रोविजन है तो वो कितना है, 13 मंथ्स। तो हमें ये पूरी गणित याद नहीं करना है कि 3 महीने था, फिर 5 महीने किया, फिर 7 महीने किया, 10 महीने किया। आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, अदरवाइज आपको केवल 13 मंथ्स याद रखना है। ठीक है, तो ये रूल जब अमेंड होकर आया था, वहां से 13 मंथ्स में, वहां से 13 महीने के अंदर वो व्यक्ति अप्लाई कर दे इंस्टीट्यूट को इंक्लूड करने के लिए, उसका नाम डेटा बैंक में 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए। एंड जो व्यक्ति 1 दिसंबर 19 के बाद किसी कंपनी का आईडी बनना चाहता है, जो अपॉइंट होना चाहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर सच कमेंसमेंट, आफ्टर सच कमेंसमेंट मतलब 1 दिसंबर 19 के बाद अगर वो किसी कंपनी का क्या बनना चाहता है, आईडी, तो वो बिफोर अपॉइंटमेंट, अपॉइंट होने के पहले, वो बिफोर अपॉइंटमेंट वही अप्लाई करेगा, इंस्टीट्यूट को करेगा अपना नाम इंक्लूड करने के लिए डेटा बैंक के अंदर 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए। आपको समझ में आ रहा है? तो जो ऑलरेडी डायरेक्टर हैं, आईडी हैं, वो तो 1 दिसंबर से 13 महीने के अंदर अप्लाई कर देंगे, बट जो आईडी अब बनना चाहता है 1 दिसंबर के बाद, वो बनने के पहले बिफोर अपॉइंटमेंट अप्लाई करेगा। ये चीज आई समझ में आपको, है ना? फिर इसके अलावा जो आगे हम सब रूल 2 पढ़ेंगे, उनके प्रोविजन वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पर कंप्लाई करते रहने हैं। एक तो आपको अपना नाम डेटा बैंक के अंदर इंक्लूड करवा लेना है, उसके अलावा सब रूल 2 के अंदर जो काम हम करने की बोले वो आपको कंटिन्यूस बेसिस पर करते रहना है। ठीक, फिर क्या बोल दिया, इसके अलावा और कोई इंडिविजुअल भले ही उसके पास डिन नहीं है, बट अगर वो चाहता है कि इंस्टीट्यूट उसका नाम डेटा बैंक में इंक्लूड कर ले, वॉलंटरीली इंक्लूड कर ले, तो वो भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डीन मे वॉलंटरीली अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। जैसे मैं हूं, मैं 1 दिसंबर के पहले भी डायरेक्टर नहीं बना, अभी भी किसी कंपनी का आईडी नहीं बना हूं, बट मैं आईडी बनना चाहता हूं। अभी तक मेरी किसी कंपनी से बात नहीं हुई है आईडी बनने के लिए, और मैं सोचता हूं कि मैं एलिजिबल हूं आईडी बनने के लिए, और मैं चाहता हूं एडवांस में मेरा नाम कहां लिख दिया जाए, बोले डेटा बैंक के अंदर लिख लिया जाए। भले ही मेरे पास डिन नहीं है, भले ही मैंने अभी तक डिन नहीं लिया है, तो भी मैं इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकता हूं, भैया मेरा नाम आप कहां लिख दो, लिस्ट के अंदर लिख लो, और इंस्टीट्यूट सेटिस्फाइड हो जाएगा। आगे सब रूल 2 की कंडीशन अगर मैं कंप्लाई करता हूं तो मेरा नाम लिख दिया जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आई आपको? फिर क्या बोला है कि जैसे हमने बोला था कि 1 साल, 5 साल या लाइफ टाइम के लिए क्या किया है, हमने हमारा नाम लिखवा लिया है ना। अब क्या, मान लो 1 साल के लिए हमने हमारा नाम डेटा बैंक में लिखवाया था, तो जब 1 साल खत्म हो जाएगा तो वहां से 30 दिन के अंदर, वहां से 30 दिन के अंदर हम इंस्टीट्यूट को वापस से अप्लाई करेंगे। काहे के लिए, रिन्यूअल के लिए। काहे के लिए अप्लाई करेंगे, रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। तो जिस भी व्यक्ति का नाम हमने वहां इंक्लूड किया था, जिस भी व्यक्ति का नाम इंक्लूड किया गया था, वो फिर जितने ड्यूरेशन के लिए नाम इंक्लूड हुआ था, वो ड्यूरेशन अगर खत्म हो रहा है तो खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर, खत्म होने के बाद 30 दिन के अंदर वो वापस से इंस्टीट्यूट को अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा मतलब फीस देगा, ताकि इंस्टीट्यूट उसका नाम इंक्लूड कर ले। अगर आपने अपना नाम 5 साल के लिए लिखवाया था तो ऑब्वियसली आपने अपनी फीस 5 साल के लिए पे कर दी होगी। ये कंसेप्ट यही है। 1 साल के लिए नाम लिखवाया मतलब 1 साल की फीस दी है, 5 साल के लिए नाम लिखवाया मतलब 5 साल के लिए फीस दी है, लाइफ टाइम के लिए नाम लिखवाया मतलब लाइफ टाइम की फीस दे दी। अगर लाइफ टाइम के लिए आपने नाम लिखवा लिया मतलब आपने लाइफ टाइम की फीस दे दी, तो आपको रिन्यू करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 1 साल के लिए नाम लिखवाया तो 1 साल बाद रिन्यू कराओ, 5 साल के लिए नाम लिखवाया 5 साल बाद रिन्यू कराओ। रिन्यू करा मतलब पैसे लेकर आ,
ठीक है। फिर बोल दिया है कि रिन्यूअल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर लाइफ टाइम के लिए नाम लिखवाया था और लाइफ टाइम की आपने क्या पे कर दी है, फीस पे कर दी। ठीक है, तो जितने ड्यूरेशन के लिए आपने नाम लिखवाया था और ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो आप रिन्यू करवा लो, रिन्यूअल फीस पे कर दो, रिन्यू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, हमने पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसे 149 सबसेक्शन 7 के अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है हर साल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या कि मैं 149(6) की सारी कंडीशंस पूरी कर रहा हूं, मैं अभी भी आईडी बनने लायक हूं, ऐसा डिक्लेरेशन उसे देना पड़ता था। अब वो डिक्लेरेशन अभी भी देना है, उस डिक्लेरेशन के साथ ये भी बताना है कि जो ऊपर हम सब रूल 1 और 2 पढ़कर आए वो भी हमने कंप्लाई किया है। सब रूल 1 पढ़कर आए मतलब हमारा नाम डेटा बैंक में इंक्लूडेड है, सब रूल 2 पढ़कर आए मतलब हमने फीस पे कर दी है, स्टिल हमारा नाम वहां है, हमने रिन्यूअल फीस भी पे कर दी है, क्योंकि अगर रिन्यूअल फीस पे नहीं होगी तो हमारा नाम उस डेटा बैंक से हटा दिया जाएगा। आपको समझ में आ रही मेरी बात? तो 149 सबसेक्शन 7 में जब हम डिक्लेरेशन देते थे, आपको याद आ रहा है ना क्या कि पहली बोर्ड मीटिंग जो वो अटेंड करता था, उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर की पहली बोर्ड मीटिंग में वो फिर चेंज होता था, तो चेंज होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग होती थी उसमें हम दे देते थे डिक्लेरेशन। तो जो डिक्लेरेशन है वो अभी भी वैसा का वैसा ही देना है। एडिशनली उसके अंदर ये बताना है, ये रूल हम पढ़ रहे हैं 6, ये रूल हम कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, 6 है ना। तो रूल 6 का सब रूल 1 एंड सब रूल 2 हमने कंप्लाई किया। सब रूल 1 कंप्लाई किया मतलब हमारा नाम डेटा बैंक में लिखा हुआ है, सब रूल 2 कंप्लाई किया मतलब हम रिन्यू भी करवा चुके हैं, रिन्यूअल फीस पे कर चुके हैं, हमारा नाम वहां से हटाया नहीं गया है। ठीक है, फिर क्या बोल दिया है, जिस व्यक्ति का नाम ऑनलाइन डेटा बैंक के अंदर आ जाएगा ना, उससे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा, उससे ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा। जो कौन कंडक्ट करवाएगा, इंस्टीट्यूट करवाएगा। कितने टाइम में, 1 साल में। कब से 1 साल, बोले आपका नाम जब डेटा बैंक में इंक्लूड किया गया था तब से 1 साल। अगर आपने 1 साल के अंदर वो एग्जाम क्लियर नहीं की तो आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा डेटा बैंक से। मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग के अंदर कि इसको भी एग्जाम देनी पड़ेगी एंड 60% पासिंग मार्क्स है, हालांकि बहुत इजी एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर होती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना, मैंने भी क्लियर कर रखी। तो क्या बोला है कि भाई कोई भी इंडिविजुअल है ना जिसका नाम इंक्लूड कर लिया था ना अपन ने, है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। जो कौन कंडक्ट करवाएगा, इंस्टीट्यूट मतलब वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, है ना, वो कंडक्ट करवाएगा, वहां देना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर, 1 साल में। कब से, जब आपका नाम इंक्लूड किया गया है। कहां पर, डेटा बैंक के अंदर। नहीं किया आपने तो बोले आपका नाम हटा देंगे। ठीक, तो बोले क्या ये टेस्ट सभी को देना है, तो बोले नहीं, कुछ एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है। बोले जो व्यक्ति 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हैं लिस्टेड कंपनी के अंदर, बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनी के अंदर पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, उनके पास 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो फिर उनको ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी असेसमेंट टेस्ट देने से मना कर दिया है। मतलब हर व्यक्ति को यह असेसमेंट टेस्ट नहीं देना है, बट उन्हीं व्यक्तियों को देना है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो। तो ये बाद में पॉइंट जोड़ा गया, क्या कि अगर दैट पर्सन हैव सर्व्ड एज अ डायरेक्टर और केएमपी, उस व्यक्ति ने अपनी सर्विसेज दी हैं एज अ डायरेक्टर या केएमपी, टोटल पीरियड कितना, 10 साल का टोटल पीरियड उसने दिया हो, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी कंपनी में, तो बोले कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर उसने 10 साल तक एज अ डायरेक्टर काम किया है या केएमपी काम किया है, या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में किया था तो उसकी पेडअप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा होना चाहिए, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में किया था तो वो लिस्टेड होना चाहिए। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस है तो इस स्टेज पर बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी में मतलब केवल इंडियन कंपनी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी आती है, फॉरेन कंपनी भी आती है, बता चुका हूं बहुत बार में। तो यहां आपको यही बोला है क्या कि अगर किसी पर्सन ने कम से कम 10 साल की, अगर किसी पर्सन ने कम से कम 10 साल की सर्विसेज दी है, ठीक है, कैसे, एज अ डायरेक्टर सर्विसेज दी है या एज अ केएमपी सर्विसेज दी है, टोटल 10 साल की। जैसे 6 साल उसने हो सकता है एज अ डायरेक्टर काम किया हो, 4 साल एज अ केएमपी काम किया हो, चलेगा, टोटल 10 साल की। जैसे हो सकता है 9 साल उसने एज अ केएमपी काम किया हो और 2 साल एज अ डायरेक्टर काम किया हो, 11 साल टोटल, चलेगा, है ना। कहां पर, तो बोले लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर।
या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी तो उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा हो, या किसी बॉडी कॉर्पोरेट में जो लिस्टेड हो। ठीक है। अब शर्मा जी ने शर्मा जी ने 2020 से लेकर 2025 तक 5 साल रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर के रूप में काम करा है और टाटा मोटर्स लिमिटेड के केएमपी के रूप में काम करा है। ठीक है। तो 5 साल यहां पर भी, 5 साल यहां पर भी काम करें तो क्या ये 10 साल हो गए? नहीं, 2020 से लेकर 25 तक कितने साल हुए? 5 साल। तो उनका एक्सपीरियंस 5 साल ही माना जाएगा। समझना, अगर वो अरे जैसे हमने सेक्शन पढ़ा था ना 165 में एट ए टाइम वो 20 कंपनियों का, 15 कंपनियों का डायरेक्टर बन सकता है ना। तो अब अगर वो मान लो 10 कंपनियों का डायरेक्टर है, एक ही साल में वो 10 कंपनियों का डायरेक्टर है, तो क्या उसका एक्सपीरियंस 10 साल हो गया? नहीं। तो जैसे 2020 से लेकर 25 तक उसने 5 साल काम किया है, भले ही साइमल्टेनियसली एट अ टाइम वो एक से ज्यादा कंपनी का केएमपी था, एट अ टाइम वो एक से ज्यादा कंपनियों का डायरेक्टर था, बट उनको एक ही माना जाएगा। इन 5 साल में भले ही 20 कंपनियों के अंदर उसने काम किया हो, बट वर्किंग एक्सपीरियंस तो 5 साल ही रहेगा, है ना। ये आगे इन्होंने क्लियर कर दिया है। देखें क्या लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ 10 साल, है ना, एनी पीरियड ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल वॉज एक्टिंग एज ए डायरेक्टर और एज अ कैंपेन 2 or more companies or body corporates shall be counted only once। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक साल में 10 कंपनियों के अंदर काम करूं तो मेरा एक्सपीरियंस 10 साल हो गया। नहीं, भले ही मैं 10 डिफरेंट कंपनियों में काम कर रहा हूं, बट ड्यूरेशन तो एक ही साल है ना। हां, अगर मैं 10 साल तक काम कर रहा हूं, भले ही मैंने एक ही कंपनी में काम किया तो भी मेरा एक्सपीरियंस 10 साल है। मैं 10 साल काम कर रहा हूं, भले ही मैंने इस 10 साल के अंदर 25 कंपनियों में काम किया तो भी मेरा एक्सपीरियंस 10 साल है। अच्छा पॉइंट है। फिर खत्म हो रहा है बस। इंस्टीट्यूट का मतलब बता दिया। इंस्टीट्यूट का मतलब आपको बता दिया मैंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मानेसर, है ना, जिसे गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है। ठीक है। फिर आपको मैंने बता दिया कम से कम 60% पासिंग मार्क्स हैं। 60% अगर आप नहीं लेकर आए हो तो आप पास नहीं माने जाओगे। आप पास नहीं माने जाओगे, फेल हो जाओगे, फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा, फिर जून, फिर दिसंबर। समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? एंड लास्ट बोल दिया है, जितने अटेम्प्ट देना हो ना उतने अटेम्प्ट दे देना। आप समझ रहे हो? जितने अटेम्प्ट देना हो उतने अटेम्प्ट दे देना, और नालायक को अपनी लाइफ का टाइम, कीमती टाइम वेस्ट करते रहना। पागलपने वाली जब बात मत करो। अपने को एक ही अटेम्प्ट के अंदर सब क्लियर करना है। इसको देने दो अटेम्प्ट। इसको तो बोल दिया है कि नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। वैसे सीएस में भी अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, जब तक मम्मी पापा निपटा ना दे। ये समझ में आ रहा है? तो यहां तक जो मैंने आपको बताया है, ये चेंज जो हमने पढ़े हैं ना बेटा, ये चेंज केवल आपके सप्लीमेंट के हिसाब से मैंने बताए हैं। ये चेंज मैंने आपके केवल सप्लीमेंट के हिसाब से बताए हैं। मॉड्यूल के अंदर जो एडिशनल और चेंजेस आए हैं, मॉड्यूल के अंदर एडिशनल और चेंजेस क्या आए हैं, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड डिटेल के अंदर इंक्लूड कर लिया है। वो अभी मैंने इस टॉपिक के अंदर कवर नहीं किया। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहां केवल मैं सप्लीमेंट तक कॉन्सेंट्रेट किया है कि जो सप्लीमेंट के अंदर दिया है तो एक चीज तो कंप्लीट हो। ठीक है, तो इन्हें करें अच्छे से। इनमें से एक भी पॉइंट मत छोड़ना जो मैंने बताया है। इनके अलावा जो सप्लीमेंट में दिया उसे देखने की कोशिश भी मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें, थैंक यू।